अब बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मान लो आपको विद्युत फ्लक्स से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन करनी हो, है ना, या यूं कह दें कि हम विद्युत फ्लक्स के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझाना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं, तो देखो आप, है ना, क्योंकि फाई बराबर ई एस कोस थीटा, इसलिए ई बराबर फाई अपॉन एस, एक मिनट, फाई अपॉन एस कोस थीटा, है ना। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो E इज इक्वल टू फाई अपॉन एस। अगर वेक्टर फॉर्म लें, E बराबर फाई अपॉन एस, इधर लिख दें ईटा के, ठीक है, वेक्टर फॉर्म होगी। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, है ना भाई, एस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं यानी विद्युत फ्लक्स फाई, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या फाई अपॉन एस, है ना। कब? जब थीटा बराबर 0। अब थीटा बराबर 0 के मतलब आपको समझना है, ये तो पृष्ठ, सरफेस, ये विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखना साहब, थीटा बराबर 0 है तो सतह, मैं इसको दूसरे पेन से दिखाया तो सरफेस की डायरेक्शन, इसको छेद करके दिखा दे, छेद से आप जल्दी समझ जाओगे, हैं? सतह ये लाल वाली मान लो, सरफेस की डायरेक्शन सदैव तल के लंबवत होती है ना। अब अगर मैं विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ देखूं तो कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। तो क्या है, यदि पृष्ठ, अब देखो मैं बोल रहा हूं जिस पे ध्यान देना, दिखता थीटा बराबर 0 है, बोलने में आता है 90 डिग्री। कैसे? यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो, तो देखो पृष्ठ और बल रेखा क्या है, 90 डिग्री पर है। और ई और एस क्या है, एक ही डायरेक्ट, ई और एस पैरेलल हैं, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखना पड़ेगा, है ना। तो ई और एस एक ही डायरेक्शन में है या एक ही दिशा में है, इस वजह से तो लिखा थीटा बराबर 0। लेकिन बोलते अपन ई और एस नहीं है, बोलते हैं पृष्ठ। तो पृष्ठ और बल रेखा ये तो 90 डिग्री पे मानी जाएगी, नहीं तो है ही सही। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिखाते ई और एस के बीच का कोण है, बोलते पृष्ठ और बल रेखा है, तो लिखने और बोलने में फर्क लाया जा रहा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो, क्यों बोल रहा हूं आप बोलते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। यदि पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत हो तो पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सब अपन विद्युत फ्लक्स से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी दे सकते हैं। अब आइए साहब एक शानदार सिचुएशन पर और गाउस की तैयारी पर, अपना इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि अपना पैरेलल जो काम चल रहा है वह गाउस की तैयारी भी है ना। मतलब अपन गाउस को देखते हुए चल रहे हैं, तो अभी गाउस की बारी नहीं है, अब जो चीज है वो गाउस की तैयारी है ना। ध्यान से, ये सब कोई सरफेस है जो असमान विद्युत क्षेत्र में है। मैंने आपको पिछले अगर देखें तो मैंने आपको इस बात पर फोकस किया था कि सब मैं जो बात कर रहा था उस समय वह एक समान विद्युत क्षेत्र की, तो मैंने इसलिए स्पेशली आपको फोकस कर दिया था कि जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 लिखी गई है वो सिचुएशन मेरी एक समान विद्युत क्षेत्र की है। इसलिए अब जो मैं बता रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो सब यदि पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में है
तो इस संपूर्ण पृष्ठ से पार होने वाले फ्लक्स या समग्र फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, यह आपको टास्क दी है ना। अब क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस हुए या 1 की तरफ देखें, तो इक्वेशन नंबर 1 उस परिस्थिति में है जबकि विद्युत क्षेत्र एक समान है। मैं आपको उस पर ले आता हूं ताकि आपका ध्यान उस पर चला जाए। तो उस समय विद्युत क्षेत्र एक समान था, है ना। अभी विद्युत क्षेत्र क्या कह रहे हैं, असमान। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैं इधर लिख देता हूं ताकि बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा। फाई बराबर ES कोस थीटा, है ना, या E डॉट S, है ना। उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अगर विद्युत क्षेत्र असमान है तो आप इस संपूर्ण क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए इस फॉर्मूले को अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस सरफेस को ऐसे छोटे छोटे अनेक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए, जिन पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो ये सब मैंने सतह के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज कर दिए। लेकिन ये ध्यान रखें, ये जितने भी पीसेज मैंने किए हैं ये इस तरह से किए कि इन पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो ये सब मैं कोई सा भी पीस उठाऊं, ये ध्यान रखें कि जिस भी पीस को मैं उठाऊंगा उस पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, क्योंकि मैंने उसका डिवीजन ही उस हिसाब से किया है। इस पर विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया कैपिटल E। क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। अब क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ तो है नहीं, ये तो पृष्ठ का एक छोटा भाग है, इससे मैंने क्षेत्रफल S न लिख के DS लिख दिया। इनके बीच कोण है थीटा। इस छोटे से अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ये संपूर्ण पृष्ठ से था, ये छोटे से अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स E की जगह E है और डॉट प्रोडक्ट में दिखाएं तो E डॉट DS, इसको भी अपन डॉट प्रोडक्ट में लिख चुके हैं, E डॉट S, है ना साहब। ये जो इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिखाई थी उसमें ये बता रखा था आपको, है ना। ये देखो आप, ये ES समझिए साहब, है ना। तो मैंने उसको वहां लिख ही दिया, तो उसको अपने को अब वहां लिख दिया, तो उसी हिसाब से अब अपने को वहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो सब मैंने पृष्ठ को ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है जिन पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है। क्लियर। ऐसा ही एक टुकड़ा आपको मैंने दर्शा दिया, उस टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र कितना दिखा दिया मैंने, स्मॉल E, है ना। तो मैंने जो चित्र बनाया इसमें आ गया चित्र, है ना। नेक्स्ट जो आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड ले साहब, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे छोटे छोटे अल्पांश में एक अल्पांश, इस छोटे से अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर या डी फाई बराबर E डॉट DS। अब आप पाए ऐसे बहुत सारे अल्पांश है, 1 2 3 4 5 ऐसे n अल्पांश हैं। इस प्रकार आप सभी अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कर लीजिए। n है सबसे पहले। अतः संपूर्ण सतह या पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये टुकड़े नंबर 1 से, ये टुकड़े नंबर 2 से, और इस प्रकार आपने n पीस किए, है ना। समेशन को या एडिशन को आप ऐसे दिखा सकते हैं, डी फाई, है ना, जहां I 1 से n तक। और इसी का जो मॉडर्न है स्वरूप वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किसका, सरफेस का। तो S लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी तो है नहीं। तो सब अगर हमने पृष्ठ को असमान विद्युत क्षेत्र में रख रखा है
तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हमें समाकलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अब मैं साहब इस इक्वेशन 2 से d5 का मान रख दूं तो संपूर्ण पृष्ठ से, जबकि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र असमान है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स d5 का मान रख दे तो क्या लिख दें, E डॉट ds। तो सर ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला नंबर 3 है। देखो कैसे 3 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, एक समान विद्युत क्षेत्र है तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र अगर असमान है तो एक अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये फॉर्मूला नंबर 3 है, ऐसी स्थिति में जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब अभी तक भी गॉस की जो हमें गॉस में चाहिए वो चीज हमें नहीं मिली है। अब ध्यान से सुने आप, जो चीज गॉस को चाहिए है ना, ये सब चौथा फॉर्मूला है। गॉस कहते हैं, या अगर अपन तो गॉस कहते हैं को छोड़ो भी है ना, यदि पृष्ठ बंद है ना, मतलब क्लोज, जैसे गोला क्लोज सरफेस है, जैसे घन भी क्लोज सरफेस है, जैसे बेलन आदि हो तो सब गॉस को ये चाहिए। यानी आप यहीं पे ये तो बात समझ गए होंगे कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ मांगेगा, बंद पृष्ठ बिना गॉस का नियम काम नहीं करेगा। इसीलिए फ्लक्स को पढ़ते पढ़ते आपके सामने वह स्थिति लाई गई जहां अपन गॉस के नियम पर आ जाए। तो सब यदि पृष्ठ बंद होती है ना, बंद पृष्ठ का मतलब गोला, घन, बेलन, अगर इस टाइप की पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से पार होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये गॉस को चाहिए सब। अब देखो, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E डॉट ds, या अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा, है ना, दोनों बातें एक ही है ना। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन पर यानी समाकलन पर जो आप सर्किल लगा रहे हैं, ये बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पूरा सिंबल है ये बोलता है। अगर आप इसके बोल सुने तो देखो, संपूर्ण का मतलब समाकलन, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट ds। तो आप अगर इन सिंबल्स को सुनेंगे, इन सिंबल्स को समझेंगे, तो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट काम होगा, बिल्कुल शानदार काम होगा, है ना। फिर आगे जो अपन लेंगे उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। अब सब फ्लक्स से रिलेटेड बातें अपन ने मात्रक बता दिया, विमा बता दी, आदि इत्यादि यहाँ पर सब कंसीडर कर लिया, है ना। अब ये विद्युत फ्लक्स को अपन कनेक्ट करेंगे गॉस के नियम से, ठीक है। इससे पहले अगर आप जैसे मान लीजिए छोटे मोटे जैसे क्वेश्चन पूछें, जैसे क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है ना। ये सब जैसे ये सकेंद्रीय गोले हैं, अब ध्यान से समझना सब, है ना। ये बंद पृष्ठ हैं, ये बंद पृष्ठ हैं, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, क्लियर है ना। अब जैसे मान लीजिए
अंदर आवेश Q है ना। 3 मैंने सरफेस दिखाई S1, S2, S3। अगर आप क्षेत्रफल वाइज देखेंगे तो S3 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S1 है ना। तीनों बंद पृष्ठ हैं। बल रेखाएं दिखाएंगे, ये बल रेखा दिखा दी आपने, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाए, या यूं जैसे मैंने कह दिया कि प्रारंभ में गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई 5 वोल्ट इंटू मीटर है। यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 4 सेंटीमीटर कर दें तो निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप ध्यान रखें कि बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लें तो भी फ्लक्स उतना ही होगा, आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लें तो भी फ्लक्स उतना का उतना ही रहेगा, है ना। तो सब बंद पृष्ठ में ये बात होगी। अब अपनी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन होगी वो प्रिपरेशन होगी गाउस के नियम की, इसके बाद, है ना। तो सब विद्युत फ्लक्स में तो यही बातें हैं फुल एंड फाइनल। अब ये क्योंकि लेक्चर इसमें लंबा हो गया, 45-50 मिनट हो जाते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा लंबा लेक्चर मीनिंगलेस हो जाता है ना। फिर गाउस के नियम में, या गाउस के नियम का पूरा ही एक एपिसोड बना देंगे, गाउस के नियम का पूरा एपिसोड बनाकर फिर न्यूमेरिकल भी उसमें डाल देंगे, है ना। लेकिन इस एपिसोड को अपने को फिर यही क्लोज कर देना चाहिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड में अपन गाउस का नियम एडजस्ट करें। इसमें तो अब गाउस का नियम लेने से कोई मतलब रहा नहीं। जो भी फ्लक्स से रिलेटेड बातें हैं वो अपन ने क्लियर कर ही दी, है ना। उनको एक बार भले ही मैं फिर आपके सामने रख दूं कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ES cos थीटा मतलब E डॉट S लिख देंगे आप। अगर अल्पांश की बात करें तो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट DS यानी EDS cos थीटा, है ना। अगर संपूर्ण सरफेस की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स बाई इंटीग्रेशन कर देंगे। और यदि पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट DS। इसका विशेष ध्यान रखना क्योंकि गाउस के नियम में यही काम आएगी। गाउस के नियम में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। मात्रक अपन ने बता ही दिया, मात्रक आप न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर लिखें या वोल्ट इंटू मीटर लिखें, वीमा दिखाई दी आपको, है ना। इससे रिलेटेड अभी जब तक ये गाउस के नियम से कनेक्ट नहीं होगा तो आइसोलेटेड इससे कोई जैसे न्यूमेरिकल निकालना हो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल निकाल देता हूं मैं कि सब जैसे मान लीजिए NCERT का 15वां न्यूमेरिकल, ये इसमें एडजस्ट कर देता हूं मैं घटा कर देख के। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र 3 × 10 की पावर 3 और इसने I कैप इसकी डायरेक्शन बताइए तो विद्युत क्षेत्र इसने बताया है 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम और डायरेक्शन बताइए I कैप, है ना। मैं बुक से देख रहा हूं तो थोड़ा सा मैं आपके स्क्रीन से हटूंगा। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र एक समान है 3 × 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके 2 क्वेश्चन हैं। इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग यानी L, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, इसका वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ L स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। सिंपल है सब, जल्दबाजी अब नहीं करनी मुझे, है ना। ये सब आपके बुक का 10वां न्यूमेरिकल, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन I कैप, है ना, विशेष ध्यान रखना न्यूटन प्रति। इसमें ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग
जिसका तल YZ के समांतर है से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो। दूसरा कह रहा है कि यदि इस वर्ग का तल का लंब विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो मैं पहले सवाल को समझा दूं क्योंकि लिख नहीं रहे। ये तो विद्युत क्षेत्र इस भुजा वाला वर्गाकार पृष्ठ है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने। अब ये दो क्वेश्चन कह रहा है, मैं पहले आपके सामने सारी सिचुएशन या सीन बनाया था। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है ना। विद्युत क्षेत्र आई कैप है, तो मैं विद्युत क्षेत्र आई कैप पहले डायरेक्शन सही दिखा दूं। ये सब विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये आई कैप, ये आई कैप, ठीक है ना। कितना है वो लिख रखा 3 × 10 की पावर 3, 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका क्वेश्चन ए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ये वर्गाकार सरफेस YZ तल में है, तो इस वर्ग को देखो मैं YZ तल में दिखा दूं। ये वर्गाकार सरफेस YZ तल में है। अब आप ध्यान से समझना, जब ये वर्ग YZ तल में है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, YZ के लंबवत, यानी किधर, X डायरेक्शन में, यानी X अक्ष की दिशा में। क्योंकि सतह जो बोल रहा है ये, वो सतह YZ तल में कह रहा है, तो ये सब YZ तल में है। तो आपको क्या नाम से, YZ तल में अगर ये है S है ना, तो इसकी दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत मतलब X। अब बताओ निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर E डॉट S। E कितना, 3 × 10 की पावर 3 आई कैप डॉट S कितना, 10 की पावर -2, डायरेक्शन बोलो S की, आई कैप, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, तो फाई बराबर कितना आ गया, बस वैल्यू जी मल्टीप्लाई होगी, 3 × 10 की पावर -3 और -2, तो 3 × 10 की पावर 1 यानी 30 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर साहब, समझ में आ गया होगा आपके सवाल। अब इसका पार्ट बी, इसी क्वेश्चन में बी में पूछा है यदि तल का लंब X अक्ष से 60 डिग्री कोण पर हो। अब सिचुएशन बी, ये बी का फोटो बना दिया मैंने, है ना। बी के फोटो में अब ये कह रहा है तल का लंब, तो तल का लंब, ये रहा तल का लंब खींच दिया, है ना। ये X अक्ष से कितने डिग्री कोण पर हो, 60। ये ध्यान रखें, ई कहां पर है, X अक्ष की दिशा में। लेकिन अब इसने पृष्ठ को या पृष्ठ के तल का लंब विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर कर दिया, 60 डिग्री। अब ये कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मान बताओ, तो फाई बराबर ES cos थीटा। ई की वैल्यू, अब आपको वैल्यू लिखो डायरेक्ट, ये 10 की पावर 3 इंटू S की वैल्यू लिखोगे अब आप 10 की पावर -2 और cos 60। एक बार ध्यान दें आप, अब आप डॉट से नहीं, अब आपका एंगल आ चुका ना, जहाँ एंगल नहीं था तो वहां डॉट का इस्तेमाल कर लिया आपने। अब तो इसने 60 डिग्री बोल दिया, तो सब फाई इज इक्वल टू, ये तो 30 हो ही गया जो पहले से हुआ था, cos 60 का मतलब 1/2, यानी अब फाई कितना रह गया, 15 वोल्ट इंटू मीटर, है ना। तो सब दो सिचुएशन थी, ये विद्युत क्षेत्र था, ये इतनी भुजा वाला वर्ग था। पहले इसने बताया कि वर्ग अगर YZ तल में हो तो निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो वर्ग YZ तल में है तो क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होगी। इस समय निर्गत विद्युत फ्लक्स डायरेक्ट निकाल लो, फाई बराबर
ई डॉट एस से, ई लिख लिया, एस लिख लिया। लेकिन ये गिरा है यदि क्वेश्चन नंबर बी में गिरा है पृष्ठ का लंब विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर हो तो विद्युत फ्लक्स की गणना करके ये बताओ। तो बेटाओं आज इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, है ना। बाकी अब गॉस का नियम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।